काउंसलिंग साइकोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, यूनिट 16 है हमारा, ब्लॉक 4 का परामर्श और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक है हमारा परामर्श और प्रौद्योगिकी को समझना। तो काउंसलिंग के बारे में तो हम जानते हैं कि परामर्श क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। परामर्श सेवाओं का ध्यान मुख्यतः इस बात पर केंद्रित रहता है कि यह आत्म और उसके आसपास की दुनिया को समझने में व्यक्ति की यानी कि इंसान की हेल्प करता है। एक काउंसलर जो होता है अपने क्लाइंट की हेल्प करता है, उसको उसके अंदर की दुनिया को अच्छे से समझने में, आत्म जागरूकता के बारे में, और बाहर की दुनिया को, बाहरी दुनिया हमारी सोसाइटी को समझने में उसकी हेल्प करता है। उसकी इंटरनल फीलिंग्स है ना, उसको आत्म जागरूकता बनाता है ना, उसकी भावनाओं को, उसकी समस्याओं का निदान करता है। और हमारा प्रौद्योगिकी क्या है, ये मूलतः जैसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की तरह समझ सकते हो। जैसे मीडिया होता है ना, सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, तो इंटरनेट के साथ सोशल मीडिया जुड़ा हुआ है। ठीक है, सोशल मीडिया बिना नेट का तो हम चला नहीं सकते ना, इंटरनेट का। तो उसी तरह से परामर्श और प्रौद्योगिकी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि परामर्श व्यवहारों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने में कुछ तरीके अपनाए गए हैं। ठीक है, जैसे बेहतर परामर्श सेवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जैसे वेबसाइट हो गई, ईमेल हो गया, है ना, इंटरनेट परामर्श को ही प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसमें पहला तरीका इसका आता है ईमेल, दूरभाषा या वेबसाइट द्वारा परामर्श के लिए मुलाकात या समय लेना। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग परामर्श ना लेकर के, फेस टू फेस काउंसलिंग ना दे करके, इंटरनेट के थ्रू, ईमेल या वेबसाइट के थ्रू परामर्श देने का काम करते हैं। दूसरा आता है परामर्श सत्रों का रिकॉर्ड तैयार करना। ठीक है, फिर आता है ऑनलाइन परामर्श सेवाएं पेश करना, परामर्श सत्र आयोजित करना, सेशन आयोजित करना, उसका निर्माण करना, समय बीतने के साथ क्लाइंट की प्रगति की निगरानी करना कि उसके अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, कुछ सुधार आया है या नहीं आया है, इन सब का जांच करना। परामर्श हस्तक्षेप के भाग के रूप में दिए गए गृह कार्य यानी होमवर्क जो आपका दिया जाता है, जो घर पे आपको कार्य करने हैं, सौंपे गए काम करना। फिर आता है आकलन करना, सबकी पुष्टि करना। परामर्शदाताओं की परिप्रेक्ष्य और छटेगा, तो इसको हम समझ लिए हैं। फिर आता है निम्नलिखित कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें परामर्शदाता प्रौद्योगिकी को शामिल कर सकते हैं। किस क्षेत्र में हम प्रौद्योगिकी को शामिल कर सकते हैं? तो सूचना। प्रौद्योगिकी की सहायता से परामर्शदाता केवल एक क्लिक से सूचनाओं के भंडार तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक करते ही, जैसे आधार कार्ड का नंबर डालते ही इंसान का पूरा बायोडाटा आ जाता है ना, किसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर मदर नेम क्या है ना, फोन नंबर, ईमेल, जो जो चीज़ आप आधार कार्ड पे दिए हुए हैं, आधार कार्ड से हर चीज़ लिंक रहता है। जैसे आपका बैंक अकाउंट हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, जो भी चीज़ें हैं, तो इसके थ्रू आप अपनी बैंक डिटेल हर चीज़ जान सकते हो, सिर्फ आधार नंबर एंटर करते ही। ठीक उसी तरह सूचनाओं के लिए भी हम प्रौद्योगिकी का हेल्प लेते हैं। उसकी वजह से हम आपके जो क्लाइंट है उसकी पूरी डिटेल्स जो भी आपने इंटरनेट पे डाली हुई है, सेव कर रखी है एक फाइल में, उसकी पूरी जानकारी आपको बस एक क्लिक में मिल जाएगी। फिर आता है दूसरा संचार। क्लाइंट से बेहतर संप्रेषण यानी बेहतर बातचीत करने की प्रौद्योगिकी परामर्शदाता की सहायता करती है। प्रौद्योगिकी द्वारा उपलब्ध कराए गए संप्रेषण के विभिन्न तरीकों से परामर्शदाता अधिकाधिक क्लाइंट से सहयोग कर पाता है और उससे जुड़ पाता है। ठीक है, और जितना उससे बेहतर तरीके से जुड़ेगा उतना उसकी हेल्प कर पाएगा, उसको उसके प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाएगा। फिर आता है संवाद। तीसरा हमारा है संवाद। नई प्रौद्योगिकी के चलते परामर्शदाताओं के पास उनकी परामर्श सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई संवाददाता उपकरण उपलब्ध है। ऐसे कई सॉफ्टवेयर और वेबसाइटें, प्रोग्राम है जिनका परामर्श सत्र यानी काउंसलिंग सेशन में अधिक संवादात्मक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इन प्रौद्योगिकी संचालित संवादात्मक उपकरणों का उपयोग करके परामर्शदाता वांछित जानकारी हासिल करते हैं और क्लाइंट के विकास का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, कि उसके अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई और बाकी अभी किस चीज में उसको और उन्नति करने की जरूरत है। फिर आता है सेवाएं देना। ठीक है, उनको सुविधा प्राप्त करना। तो प्रौद्योगिकी से परामर्शदाता आभासी रूप से परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं।
इससे वे लोगों की परामर्श सेवाएं प्राप्त कर पाते हैं जो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं और अन्य कारणों से यात्रा करने में सक्षम नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि मतलब हर जगह तो काउंसलिंग, हर जगह काउंसलर उपलब्ध नहीं होता है। सपोज आप किसी ऐसे जगह पे हो, ग्रामीण इलाके में हो, जहाँ पर आपका मार्केट वगैरह एरिया भी दूर पड़ता है, आपको दूर जाना पड़ता है, ठीक है, डॉक्टर के लिए भी आपको दूर जाना पड़ता है, और आपके एरिया में ना मतलब काउंसलिंग या साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जॉब है, तो ऐसे लोग ना, ऐसे डॉक्टर आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि इनके बारे में लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है, मेंटल हेल्थ को ना कोई सीरियस लेता नहीं है, ठीक है। जबकि पूरी बॉडी को जो संभालता है वो हमारा ब्रेन है, और इसके बारे में जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और जितना उसके बारे में आप जानोगे उतना आप हेल्दी रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप किस सिचुएशन की वजह से आपको परेशानी हो रही है, आप स्ट्रेस में हो, आप प्रॉब्लम में हो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑनलाइन सेशन लेने की वजह से क्लाइंट को है जो है आने जाने का सफ़र नहीं करना पड़ता है, और क्लाइंट अकेले नहीं आता है, समटाइम्स उनको उनके पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उस हिसाब से, या फिर कोई केस हिस्ट्री लेना है तो उस टाइम और भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो बार बार आने जाने में एक तो आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, प्लस बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। या फिर सपोज आप कर सकते हो लॉकडाउन वाला जैसा टाइम चल रहा था, उस टाइम कहीं आना जाना बंद था सब जगह, है ना, कोरोना की वजह से। तो इस सिचुएशन में ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जाती है, प्रौद्योगिकी उसी का एक एग्जाम्पल है। फिर आता है आकलन करना। क्लाइंट की जरूरतों और समस्याओं के आकलन में प्रौद्योगिकी बेहद सहायक हो सकती है, क्योंकि यह इसके लिए विभिन्न प्रकार के आकलन उपकरण और अन्य संबंधी संसाधन प्रदान करती है। तो हम काउंसलिंग क्या है ये जान लिए, और प्रौद्योगिकी क्या है और ये क्यों जरूरी है काउंसलिंग में, इसके बारे में भी हमने जान लिया। फिर आता है ऑनलाइन परामर्श। तो ऑनलाइन परामर्श को ऑनलाइन काउंसलिंग आप समझते हो, ठीक है। तो इसके बारे में अगर कोई भी पॉइंट आपको जैसे हम बता रहे हैं उस तरीके से याद नहीं रहता, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ऑनलाइन, अगर आप सपोज आप ऑफलाइन क्लास करते हो, कॉलेज जा रहे हो, ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है, आप कॉलेज में जाकर एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, वही चीज़ आपका ऑनलाइन हो रहा है, तो उसमें आपको कौन कौन सा फ़ायदा होता है, आपको अप डाउन करना नहीं पड़ता है, आना जाने का टाइम आपका बचता है, ठीक है, उस टाइम पे आप पढ़ भी सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। और आपका नुकसान क्या होता है, समटाइम्स मान लो इंटरनेट की कुछ इशू हो गई, या फिर कुछ क्वेश्चन हो गए जो आपको क्लास में आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल सकता है ना, पर ऐसे ऑनलाइन आप हर एक स्टूडेंट उठ के तो कुछ पूछ नहीं सकता है ना, या फिर कुछ रिकॉर्डिंग चल रही है ऑनलाइन, जैसे इस वीडियो की चल रही है, तो आप अभी हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, आप कुछ पूछ नहीं पाओगे, है ना। तो ये सब चीज़ें कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं, ठीक है, तो कुछ लाभ भी है। इसी तरीके से आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। तो ऑनलाइन परामर्श एक्चुअल में होता क्या है, ये भी परामर्श का एक तरीका है जो कि लॉकडाउन के टाइम से, बहुत पहले से ही मतलब व्याख्यात था, ये ज़्यादा यूज होता था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम से और भी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि बाहर के, अगर फॉरेन आप कहीं बाहर के लोगों से आप अगर काउंसलिंग ले रहे हो या थेरेपिस्ट से आप हेल्प ले रहे हो, और मान लो आपको कहीं बाहर के लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आपको लगता है कि वो आपको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो वहाँ से आप प्रेफर करोगे, ठीक है, भले ही वो ज़्यादा महंगे ले या कुछ भी हो, तो उस हिसाब से आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसके साथ लोगे ना। तो उन सब चीज़ों में ऑनलाइन परामर्श, ऑनलाइन काउंसलिंग जो है बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये ईमेल, ऑडियो या वीडियो मुलाकातों, सोशल मीडिया आदि सहित विभिन्न प्रकार की डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रदान की जाती है, ये तो हम समझ लिए। ऑनलाइन परामर्श को पेशेवर परामर्शदाता और क्लाइंट के बीच ऐसे संवाद के रूप में समझा जा सकता है जो प्रौद्योगिकियों के माध्यम से हुए हैं, प्रौद्योगिकी यानी कि इंटरनेट के थ्रू होते हैं। ऑनलाइन परामर्श के लिए असंख्य शब्दों का उपयोग किया जाता है। ई परामर्श यानी इंटरनेट काउंसलिंग, ऑनलाइन चिकित्सा, ई चिकित्सा, इंटरनेट परामर्श, वेब परामर्श, साइबर प्राइम परामर्श आदि इन नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। हम चैट के थ्रू भी करते हैं, है ना। तो अब इनके कुछ तरीके देख लेते हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन परामर्श, ऑनलाइन काउंसलिंग हमें दी जाती है। तो ईमेल के थ्रू, ईमेल परामर्शदाता से संपर्क करने का सबसे आम तरीका है संभावित क्लाइंट लिखित पाठ संदेश लिखता है, और याहू मेल, याहू एक वेबसाइट है, ये भी आपको पता है, गूगल है जिस तरीके से,
क्रोम है तो उसी तरीके से याहू मेल किया जाता है, जीमेल है ना, जीमेल या ईमेल, हॉटमेल इत्यादि जैसे ईमेल प्रदाता के माध्यम से परामर्शदाता को भेजता है। आप ईमेल भेजोगे फिर उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम जान चुके। फिर आता है ऑनलाइन चैट। चैट ईमेल से अलग है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए दो व्यक्तियों का एक ही समय पर ऑनलाइन होना जरूरी है। जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी से चैट करते हो या फेसबुक पे, तो सामने वाला अगर ऑफलाइन हुआ तो आप मैसेज करोगे, फिर आप एक समय के लिए बोर हो जाओगे कि ये तो रिप्लाई नहीं कर रहा है, या फिर सामने वाला अगर सामने वाला ऑनलाइन है और उस टाइम पे आप ऑफलाइन हो तो उस टाइम भी आपका कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए ऑनलाइन चैट के लिए दोनों को, जैसे व्हाट्सएप या किसी अदर वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे दोनों को एक साथ रहना चाहिए, उसी तरीके से ऑनलाइन चैट काउंसलिंग के लिए भी उतना ही जरूरी होता है, दोनों को आमने सामने रहने के लिए। इस प्रक्रिया को सहकालिक संचार भी कहा जाता है। इसमें अपने अनुभवों, समस्याओं, मसलों को लिखना पड़ता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप क्या फील कर रहे हो, आप किस वजह से आपको काउंसलिंग चाहिए। उस हिसाब से काउंसलर जो है डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह की काउंसलिंग देनी है, ऑनलाइन देनी है, ऑफलाइन देनी है और कौन सा थेरेपी देना है, ठीक है। आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन चैट के थ्रू, ऑनलाइन चैट के थ्रू हो सकता है, या ईमेल के थ्रू हो सकता है, या वीडियो कॉल करना पड़ेगा, या वॉइस कॉल करना पड़ेगा, या फिर आपको आमने सामने बैठ करके बात करनी होगी, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम जाने के बाद वो डिसाइड करते हैं। फिर आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ईमेल और चैट की तुलना में बहुत ही अलग और गतिशील है, यानी कि बहुत प्रभावी है, क्योंकि इसमें पाठ संदेशों के साथ ऑडियो और वीडियो संदेश भेजने और प्राप्त करने का विकल्प होता है, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वो वीडियो को रिकॉर्ड करके या ऑडियो को रिकॉर्ड करके आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। फिर आता है दूरभाषा आधारित परामर्श। दूरभाषा अक्सर परामर्श दूरभाषा के माध्यम से दिया जाता है। इसको आप ई कॉल से समझ सकते हो, आई कॉल। जैसा हमारा कोविड चल रहा था तो उस टाइम आई कॉल की सुविधा दी गई थी ना, कि आप इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको जो भी बीमारी हो तो इसके थ्रू आप, एक वेबसाइट या ऐप बनाया जाता है, उसके थ्रू आप हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, इस पे आप कॉल करके किसी भी समय 24/7 वो खुला रहता है, आप कभी भी कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हो अपने डॉक्टर से और हेल्प ले सकते हो। तो दूरभाषा आधारित परामर्श यही हुआ, ठीक है। फिर आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में अपना फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जो भी हो गया, और क्या आता है हाइकी और पता नहीं क्या क्या आते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स आते हैं, मीडियाज आते हैं, तो उनके थ्रू आप अपने काउंसलर से कांटेक्ट कर पाते हो। और उसमें आप क्या क्या कर सकते हो वो भी लिख सकते हो। जैसे व्हाट्सएप पे आप क्या क्या फोटो भेज सकते हो, फोटो आपको मिल सकता है, वीडियो ऑडियो भेज सकते हो, ठीक है, वीडियो कॉल कर सकते हो, वॉइस कॉल कर सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो सारे आपको लिख देना है। या फिर चैट भी कर सकते हो, हर चीज का आपको ऑप्शन दिया जाता है। कोई पोस्ट कर सकते हो, कोई पोस्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर टैग भी कर सकते हो, है ना, लोकेशन भेज सकते हो, आपको कोई लोकेशन मिला उस पर बात कर सकते हो, या कोई आपको मेडिसिन या कोई चीज़ उपलब्ध कराई गई है तो उसके बारे में जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो हर चीज़ें पॉसिबल है सोशल मीडिया पे। फिर आता है वेब आधारित परामर्श। वेब आधारित हस्तक्षेप इंटरनेट का उपयोग करके प्रदान किए जाते हैं और सामान्यतः ये आत्मनिर्देशित हस्तक्षेप होते हैं। ऐसी परामर्श सेवाएं ऑडियो या वीडियो या टेक्स्ट आधारित होती है। यह मुख्यतः आत्मनिर्देशित होता है और यह परामर्शदाता और क्लाइंट के ज्ञान आधार को संवर्धित कर सकारात्मक चिकित्सकीय परिवर्तन लाता है। ऐसी कई वेबसाइटें हैं जिन पर व्यक्ति लॉगिन करके और परस्पर संवादात्मक वेब आधारित घटकों और विभिन्न व्यवहारों और फेसबुक वर्कबुक्स को पूरा करने जैसी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सामग्री का उपयोग कर सकता है, ठीक है। वेब आधारित परामर्श पे हम बहुत सारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जानकारी जान सकते हैं और उससे अपनी मदद कर सकते हैं। फिर आता है वेबसाइट। कोविड-19 स्थिति के दौरान लोगों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों और स्कूल, कॉलेज वगैरह वेबसाइटें प्रोवाइड कराई गई थी। उदाहरण के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कोविड-19 और उसके बाद छात्रों और शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने की उद्देश्य से मनोदर्पण पहल
ठीक है, शुरू की। ठीक है, उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई और अपनी हेल्पलाइन नंबर दिया गया और सुझाव दिया गया कि आप वीडियो ऑडियो के थ्रू आप अपनी मेंटल हेल्थ की स्थिति को बता सकते हो और उससे निजात पा सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी। ठीक है, और हमारा मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा उससे असर कर रहा था, क्योंकि हम लोगों को 2 साल तक तो हम लोग घर में बंद रहे। ठीक है, कहीं आना जाना नहीं, लोग फ्रेंड सब जो जहाँ थे वहीं फंस गए। ठीक है, कहीं कोई घूमने गया है या काम पे गया है वहीं पे फंस गया है ना। काम वाम सब तो ठप पड़ा हुआ था। सरकारी जॉब वालों को तो चलो गुजारा भी हो जा रहा था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाले लोग क्या करेंगे, सब्जी ठेले वाले लोग क्या करेंगे, है ना। तो उनकी तो उतनी आमदनी नहीं होती है कि वो अपना गुजारा कर सके। 1 महीना तो बड़ी मुश्किल से चलता है, अब उतने महीने की बात थी। तो इन सिचुएशन में इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, बहुत ज़्यादा उस टाइम डिप्रेशन का भी केस बहुत ज़्यादा आया था। हमारे भारत में मतलब 10 में से 6 लोग तो मतलब मेंटल हेल्थ से पीड़ित हैं, ऐसा भी घोषित किया गया। और आगे और भी ज़्यादा इस चीज़ की प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। ठीक है, तो और डिप्रेशन को लेकर के ज़्यादा उस टाइम बहुत प्रचलित था कि हर 10 में से हर 4 इंसान को डिप्रेस है। ठीक है, तो इन सब केस में हमारी जो सरकार है एक वेबसाइट बनाई थी और अपना हेल्पलाइन नंबर दी थी। ठीक है, फिर आता है ऑनलाइन परामर्श के लाभ। अब इसके लाभ क्या क्या होते हैं, तो इसके लाभ में आप लिख सकते हो कि आपको कहीं आने जाने की प्रॉब्लम नहीं होती है ना। आप घर बैठे या कहीं भी जहाँ हो आप वहीं से ले सकते हो, या फिर आप जहाँ पे हो वहाँ पर काउंसलिंग नहीं होती है। ठीक है, काउंसलर नहीं है वहाँ पे, वैसी सुविधाएं नहीं है आपके पास, तो आप ऑनलाइन ले सकते हो। बहुत सारे लाभ है इसके। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया के लाभ होते हैं और हानि होते हैं, उसी तरीके से इसके भी आप लिख सकते हो। हाल के दिनों में ऑनलाइन परामर्श से ऐसे कई लोगों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान हो पाया है, जो कोरोना वायरस महामारी की स्थिति और इसके परिणाम स्वरूप आने जाने पर लगे प्रतिबंधों, ठीक है, माने आने जाने पर रोक लगी हुई थी ना, उसके कारण जा नहीं पा रहे थे, सक्षम नहीं थे जाने के लिए, उस सिचुएशन में भी उनकी हेल्प हुई। ठीक है, ये सब भी आपको लिखना है। ठीक है, फिर इसके परामर्श में प्रौद्योगिकी का उपयोगी, फिर और कुछ बात बताएंगे। परामर्श सेवाएं सुलभ बनाना, परामर्श सेवाएं प्राप्त करने वाले लोगों को कलंक की भावना से बचाना। ठीक है, अब क्या होता है ना कि कभी कभी आप जा रहे हो किसी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आपको कोई प्रॉब्लम है, या सपोज आप ऐसे ही काउंसलर से बात करें। काउंसलर भी बहुत टाइप का होता है। ठीक है, काउंसलिंग भी बहुत टाइप की होती है। आप परामर्श में बहुत सारे करियर परामर्श भी होता है ना, एजुकेशन से रिलेटेड भी होता है कि आपको करियर चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको किसी सब्जेक्ट चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें, लेकिन अगर आप किसी भी मेंटल हेल्थ के पास जाते हो तो वहाँ पे लोगों को ये लगता है कि भाई साहब ये पागल है या इसका कुछ दिमागी लोचा है, केमिकल लोचा है, जिसकी वजह से ये दिमागी अस्पताल में जा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से कलंक इसको नाम दिया इसीलिए दिया गया है, लोगों की वजह से दिया गया। ठीक है, क्योंकि लोग जो है उसमें वो शिक्षित कम रहते हैं, जानकारी की कमी रहती है, जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों को कलंकित मानते हैं। ठीक है, तो इनसे आप बच सकते हो ऑनलाइन सेवा लेकर के। ठीक है, लोगों के ताने वाने से। ठीक है, और फिर आता है परामर्शदाता और क्लाइंट के बीच ज़्यादा कनेक्टिविटी। इसकी वजह से ज़्यादा कनेक्टिविटी भी रहती है, हम ज़्यादा जुड़े रहते हैं। परामर्शदाता और क्लाइंट के दूर दराज होने का कम प्रभाव होता है, कि मतलब आप में ज़्यादा गैप नहीं होता है। आप सेशन मतलब ऑनलाइन सेशन चल रहा है तो आप किसी भी टाइम ले सकते हो, है ना। फिर समय की बचत में वही आने जाने का आपका टाइम नहीं लग रहा है, ये सब बातें होगी। कम लागत और मितव्ययी, कम समय में आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है ना, और आपका ज़्यादा फीस भी नहीं लगता है। मतलब फीस तो लगता ही है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं लगता है जितना आपका फेस टू फेस लगेगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है ना, आपका भी समय लगता है और काउंसलर का भी। फिर आता है सुविधाजनक, बहुत आरामदायी है। फिर आता है ऑनलाइन परामर्श के नुकसान। तो इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, जो हमारे लाभ हुए हैं उसी तरह से नुकसान भी आप लिख सकते हो। जैसे गैर शाब्दिक संकेतों का अभाव है ना, इसमें बहुत जोखिम होते हैं। सांवेगिक अभिव्यक्तियों की कम समझ, मतलब इमोशंस को आप कम भी समझ पाते हो ऑनलाइन
ऑनलाइन की हाँ, ऑनलाइन में इमोशंस को सामने वाला बहुत कम समझेगा आपके काउंसलर, है ना, कि क्योंकि आप फेशियल एक्सप्रेशन भी उतना अच्छे से नहीं दे सकते हो सकता है कि आप ऑनलाइन हो तो समटाइम्स इधर उधर भी देखने लगे हो, या फिर आप कोई और काम कर रहे हो उसमें भी बिजी हो, या आप घर में एकदम कैसे बैठे हो, किस पोजीशन में बैठे हो, ये सभी मैटर करता है ना। अगर आप फेस टू फेस बैठोगे तो आप एक एज अ पूरा फॉर्मल बिहेव करोगे, पूरा फॉर्मली बैठोगे, ठीक है। पर आप घर पे लेकर करोगे तो थोड़ी मोड़ी इन सब चीज़ों में भी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एटलीस्ट मतलब हर किसी के साथ तो नहीं होता, लेकिन बहुत टाइम प्रॉब्लम करती है। फिर आता है मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का व्यवसायीकरण। फिर आता है आपातकालीन स्थितियों से निपटने में कम प्रभावी, ठीक है। मतलब डे टू डे लाइफ में छोटी मोटी जो समस्याएं आ रही है उनसे निपटने में बहुत कम प्रभावी होता है। फिर परामर्शदाता और क्लाइंट की प्रौद्योगिकी क्षमता से संबंधित समस्याएं, उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है ना, मान लो आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा है या सामने वाले का नहीं चल रहा है, या आप जिस एरिया में हो वहाँ नेट की इशू हो रही है, तो उस चीज में भी प्रॉब्लम करती है। फिर परामर्शदाता और क्लाइंट के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर, ठीक है। दोनों को एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। हालांकि पूरी तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग भी बेकार नहीं है, ठीक है, मतलब यूजफुल है, लेकिन ज़्यादा बेटर होता है कि आप अगर फेस टू फेस जा करके उनसे काउंसलिंग लो, क्योंकि ऐसे अगर आप डिस्टेंस रहेगा तो इसमें ये होगा कि हो सकता है इसका प्रभाव ज़्यादा बेहतर ना पड़े। फिर आता है नैतिक विचार। नैतिक विचार मतलब अच्छे विचार, इसके बारे में सोचने की जरूरत है एज अ काउंसलर आपको, ठीक है, कि आपके जो ऑनलाइन सेशन हो रहे हैं उसमें क्लाइंट सुरक्षित है, यानी उसकी गोपनीयता का ध्यान रखा जा रहा है, यानी उसकी बातें लीक तो नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम होते रहते हैं ना। तो कुछ लोग होते हैं जो काउंसलर बन के वेबसाइट बनाते हैं अलग अलग, ठीक है। तो सही काउंसलर की जानकारी लेना, उसके बाद ऐसा नहीं कि किसी भी वेबसाइट पे जाके आप अपने बारे में बता दो, ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम खुद ही लीक कर दो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के बारे में ये नैतिक विचार कहा जाता है इसको, ठीक है, कि बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो इससे कैसे बचा जाए। तो हमारा यूनिट 16 भी खत्म हो गया है। थैंक यू।